So, students, in your last lecture, we were discussing about parallax method. By using parallax method, we were discussing that we can measure distance from Earth to any planet, or we can measure a diameter of any planet. So today we'll discuss some example regarding that. So first example is the moon is observed from the two diametrically opposite point A and B on Earth. The angle theta subtended and the moon by the two direction of the observation. देखो पार्ट वाइज देखते हैं. सबसे पहले पहले जो हम लास्ट डे जो हमने पैरालॉक्स मेथड डिस्कस किया था उस पर हमने क्या किया था, किसी भी प्लेनेट की अगर हमने अर्थ से डिस्टेंस देखनी है तो हम क्या करेंगे, अर्थ पे किसी दो पॉइंट्स पे हम ऑब्जर्व करेंगे. जैसे ये प्लेनेट तो ऐसे ऑब्जर्व किया, ऐसे ऑब्जर्व किया तो ये जो एंगल कुछ बन जाएगा यहाँ पे, समझ गए. तो बिकॉज ये डिस्टेंस एंगल बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी से देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा दूरी ऐसा छोटा सा डिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आर्क है हमारी ये जो है डिस्टेंस, ये इस सर्किल के जो ये सर्किल है, इस सर्कल के जो भी सर्कल बन रहा है उसकी आर्क के रूप में ये काम कर जाएगा. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे. कि जब हमें अगर वो डिस्टेंस ढूंढती है, मतलब ये हमारा सर्किल बन रहा था, ये हमारी दो बन रही थी, तो ये सर्किल बन जा रहा था ना, तो इस डिस्टेंस को हम इस सर्किल की आर्क के रूप में यूज़ कर रहे थे. और हम इस तरह से अगर ये रेडियस फाइंड कर ले रहे थे तो हम पा रहे थे कि दिस रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू एनी प्लैनेट. ठीक है. अब इसमें उसमें हमने क्या यूज़ किया था, अर्थ पे कोई दो पॉइंट यूज़ किए थे. अब ये क्वेश्चन क्या बोला, द मून को देखा जा रहा है कहाँ से, अर्थ हमारी गोल गोल है ऐसे चपटी. ठीक है, स्पैरिकल या फिर इलिप्स. तो ये अगर मान लेते हैं अगर ऐसी है तो हमने अर्थ मून को कैसे देखा जा रहा है, दिस इज और मून कैसे दे रहा है, दो डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब एक या इस एक इस पॉइंट से, हाँ, एक इस पॉइंट से और एक पॉइंट डायमीटर के अपोजिट होगी, यहाँ से देखा जा रहा है. ठीक है. अब ये बोल रहा है द थीटा सबटेंडेड एट द मून, थीटा सबटेंडेड एट द मून बाई टू डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये, सेकंड डायरेक्शन ये, इनके बीच में जो थीटा बन रहा है विच इज 1 डिग्री 24 मिनट, 1 डिग्री 24 मिनट. गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर. कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है. तो हमने कल डिस्कस किया था ये कैसे मेज़र करते हैं, बिकॉज थीटा बहुत छोटा है ये. ठीक है. तो हम मेज़र कर रहे होते, हम एंगल का फॉर्मूला लगा रहे थे, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस. देखो पीछे जाके देखते हैं एक बार, देख ले सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस, थीटा क्या मेज़र किया हम, थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या ले रखी है बी. हमने कल पढ़ा था कि जब बहुत ज़्यादा एंगल छोटा हो, एंगल बहुत छोटा है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स की, इसको हम आर्क के रूप में कंसिडर कर सकते हैं. तो ये आर्क क्या है हमारे यहाँ पे, आर्क बी अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है, ये वाली तो रेडियस, ये डी. ठीक है. तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी, तो डी की क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा. अब देखिए बी की वैल्यू तो उसने दे रखी है कि अर्थ का डायमेट्रिक है, डायमीटर जो अर्थ का है विच इज गिवन, सो वो यूज़ कर लेंगे. वो क्या है, ये वाला 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर. बट देखिए कल हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू हम यहाँ पे एंगल की रखेंगे वो किस में रखेंगे, रेडियन में. वैल्यू एंगल की किस में रखेंगे, रेडियन में. तो एंगल क्या दे दिया, 1 डिग्री और 24 आई थिंक 34 सेकेंड ऐसे दे रखा है. तो पहले उसको ये तो हमने वैल्यू रख दी,
आर्क की तो बी की वैल्यू यहाँ ये वाली, बट रेडियस की क्या रखेंगे, और सॉरी एंगल की क्या रखेंगे, थीटा की, वो इसको रेडियन में चेंज करते हैं। देखो वैसे मैंने रेडियन में 2.1 एग्जाम्पल जब चेंज किया बताया था, जब मैंने बताया था कि कैसे चेंज करते हैं, बट एक बार और बता देता हूँ। और आप अगर एनसीईआरटी की बुक में देखें हुए, उसमें भी डायरेक्टली उसने क्या किया है, इसको आर्क सेकंड में चेंज किया है। और आर्क सेकंड जो वैल्यू होती है, 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, वो जिस तरह से एग्जाम्पल 2.1 में कर रखा है वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। मैं पूरा एलोबरेट करके बता रहा हूँ एक क्वेश्चन को ओनली। देखिए सबसे पहले क्या किया, 1 डिग्री 54 आर्क मिनट दिस इज गिवन। नाउ देखिए जिस तरह से क्या होता है, एज वी नो 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में क्या होता है 60 आर्क मिनट। दिस इज सिमिलर टू दिस, 1 डिग्री को हम 1 घंटे के बराबर मान लें, सिमिलरिटी देख लेते हैं। 1 डिग्री इज एज सिमिलर एज 1 हार, ठीक है। 1 हार इज इक्वल टू एज 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 आवर हियर, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एज वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट, और आगे आई विल यूज डायरेक्टली मिनट, ठीक है। तो जिस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, अगर सपोज करो 1 हार एंड 54 मिनट है, तो अगर ओनली मिनट में बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं, क्योंकि 1 हार में क्या होते हैं 60 मिनट, 60 प्लस 54, तो क्या बोलते हैं उसको 14 मिनट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या है, as we know 1 degree equal to 60 minute, so I convert in 114 मिनट डायरेक्टली। तो डिग्री से तो हम किस में आ गए, मिनट में। यहाँ पे ओनली मिनट में आ गए। अब हमें पता है एज वी नो 1 डिग्री इक्वल टू 160 मिनट, तो यहाँ से 1 मिनट कैसे निकाल लेंगे भाई, मिनट है इसका मतलब इसके साथ कुछ नहीं लगाए तो 1 तो है ना, तो 1 डिग्री में 60 का इधर डिवाइड कर दो, मिनट तो उधर रह जाएगा, 60 उधर चला जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या गया, 1 मिनट इक्वल टू क्या गया 1/60 डिग्री। अब देखिए हमें कौन से एंगल को चेंज करना है इसको, तो यहाँ पे जो मिनट है उस मिनट की वैल्यू रख दो 1/60, तो ये क्या आ गया 114 इंटू 1/60, इसको सोल्व करोगे तो 1.9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये देखो डिग्री भी यहाँ पे है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। एंड एज वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। सो हम अगर 1.9 डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, तो क्या कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई सिंपली। हम क्या करेंगे 1.9 को वी विल सिंपली मल्टीप्लाई। तो अगर वैन वी मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू रखेंगे 1/4 3.14, देन इट विल कम लाइक दिस। अब इसको मैंने आगे पिछली बार बताया कैसे उसको आगे लिखते हैं। देखिए ये जो है 0.0, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इधर ही कर देता हूँ, कन्फ्यूज हो गया। जैसे 0.0332, इसको पावर में कैसे लिखते हैं, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 10⁻²2 से ऊपर 10⁻²2 से नीचे, तो फर्क तो पड़ा नहीं, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टी कर दिया, इसको ऊपर भी 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया एंड नीचे भी 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलर। अब ये 10⁻² का क्या मतलब है 100। अगर इस नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो क्या आ गया 3.32 ठीक है। और ये 10 नीचे है, 10⁻² नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव में, तो ये बढ़ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। ये माइनस आएगा यहाँ पे, बन गया, ठीक है। तो अब ये एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई, और रेडियस बी की वैल्यू हमारे पास थी, वो डायरेक्ट में डायमेट्रिक जो अर्थ का दे रखी है, थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन में, वैल्यू रखो, ये हमारी वैल्यू आ गई। समझ गए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, since angular diameter is measured to be that the distance d of the sun from the earth is that
व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन। मैंने कल एग्जैक्टली ऐसा ही करवाया था। पहले मैंने प्लेनेट करा था, उस पर बेसिस वो क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा जो करवाया था कि किसी भी प्लेनेट की साइज़ कैसे मेजर करी जाती है, देन इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। तो सिमिलरली ये क्या है, सन्स। सो दैट इज योर सन मिशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायमीटर जब हम सॉरी किसी प्लैनेट का डायमीटर अभी हम मेज़र करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वर रखते हैं, एक ही ऑब्जर्वर से देखते हैं। तो इधर से देखा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखा, तो जो एंगल बना उसने वो दे दिया कितना, 1920 मिनट में दे दिया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये वाला डायमीटर, हमें डायमीटर निकालना है उस प्लैनेट का। तो क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल टू डी अपॉन डी, मतलब ये वाला डी हो गया, एंड और डी क्या हो गया, डायमीटर मतलब ये वाला निकालना है, आर्क निकालनी है हमें, ठीक है। तो आर्क क्या है यहाँ पे, ये डी, तो ये डी हमें निकालना है। थीटा हमें गिवन है और डी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, देख लीजिए। और हमें एंगल के किस में, सेकंड से किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो मैं पहले भी जब 2.1 एग्जाम्पल मैंने करवाया था उसको अच्छे से समझाया, और अभी भी मैंने समझाया किस तरह से हम डील कर सकते हैं। तो जब मिनट को किस में बदलोगे, सेकंड में, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन हम सेकंड को डिग्री में बदलोगे तो अगेन 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो 16 into 60 से डिवाइड हो जाएगा। और जब डिग्री को किस में बदलोगे, रेडियन में, तो ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आएगी वैल्यू वो कितनी आएगी, ये वैल्यू उसकी बन के आ जाएगी। और थीटा की डी की वैल्यू गिवन है ये वाली, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसे ये होना नहीं चाहिए यहाँ पे, बट एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं उसको सोल्व करके बता देता हूँ आपको, है ना। ए मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। अब इसको यहाँ से पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर एंड स्पॉट ए वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए इन द लाइन विथ ए सी। देन अब देखिए मैं समझा देता हूँ इसको, क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, मेरा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक मैन है, वो ए पे खड़ा है और सी पे कोई टावर है, वो ये डिस्टेंस मेजर करनी है, इंडिया से बोलेगा वो। तो वो कर क्या रहा है, वट ही इज़ डूइंग, वो यहाँ से देखता है। वट ही इज़ डूइंग, ही इज़ लुकिंग एट दिस टावर फ्रॉम दैट पॉइंट ए, ठीक है। वो देखता है यहाँ से देख लिया, और वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि सपोज करो एक दूसरे डिस्टेंस, यानी कि वो देख रहा था मून को देख रहा था, चलो वो रात में खड़ा था मून को देख रहा था, तो मून उसको इसी लाइन में दिखाई दिया। पहले वो क्या बोल रहा है कि अ मैन वॉज स्टैंडिंग एट ए एंड ही वॉज लुकिंग एट दिस टावर and he was also looking at this distance object, or I assume here that distant object is distant मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट कोई है। तो मान लो ये मून को देख रहा था, तो वो उसको मून और ये दोनों एक ही लाइन में दिखाई दिए। ये यहाँ तक की कहानी उसने बोली। उसके बाद वो कहानी बोलता है कि इस लाइन के जो एसी को जो मिला रही है, एसी मतलब ए टू सी, ये वाली जो एसी लाइन है उसके परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट करता है और 100 मीटर वो चल जाता है सब। तो 100 मीटर चल के सपोज करो बी पे आ गया, तो अब वो देखता है कि उसे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो तो अभी भी इसके ऊपर ही दिखाई देता है, ऐसे यहाँ पे। अब देखो ये क्यों दिखा देता है, देखो इसका मैं थोड़ा समझाता हूँ कि अगर बहुत दूर ज़्यादा चीज़ें होती है ना, जैसे आप सन को देख रहे होगे, सन को देखो दिन में, है ना, कहीं से आप एक जगह से देखो, थोड़ा दूर पर से, जैसे 100 मीटर की बात कर रहा हूँ, तो 100 मीटर आगे चल के देख लो, तभी भी आपके ऊपर ही खड़ा होगा। अगर आपके ऊपर खड़ा है, आपके ऊपर या आपके दाएँ हैं या बाएँ हैं, वहीं पे जाते हुए दिखाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए वो एक ही चीज़ पे, एक ही जगह पे आपको दिखाई देगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप कहीं पे अगर आपको ये फील नहीं हो रहा कि वो, तो आप देख सकते हो अपने रूम से, जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो भाग जाना, किसी एक पॉइंट से देखना कि सन को देखा, सपोज करो उस टाइम वो आपके ऊपर था, एग्जैक्टली ऊपर, तो अब 100 मीटर आगे चल जाओ आप, तो भी आपके ऊपर ही दिखाई देगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि इनिशियली क्या था, उसका क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनिशियली उसने क्या किया, किसी ए पॉइंट से देखा, टावर था सी, ही लुक एट दैट टावर एंड ही वॉज आल्सो लुकिंग एट दिस। अगर मून हमने दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है कोई, तो वो क्या था,
आई कंसिडर इट है मून. तो मून को भी देखा एंड ही आल्सो लुक एट दैट टावर एंड व्हाट ही ऑब्जर्व कि वो दोनों एक ही लाइन में थे. बट ही ऑब्जर्व दैट बोथ these objects were in same line. But when we traveled perpendicular to this AC like this and he watches from here, तो वो देखता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो अभी भी वहीं पे उसके ऊपर. क्यों है? मैंने समझा दिया कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा वहीं पे दिखा देते हैं. एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकली आप देख सकते हो सन के रिस्पेक्ट में अपने आप को देखता. लेकिन जो पास वाली चीज़ है वो तो पीछे दिखाई देगी. जैसे आपके घर के पास कहीं टावर है, उससे आपने सन को देखा तो सन तो वहीं पे खड़ा था और आगे गए तो भी वहीं पे खड़ा था, लेकिन टावर तो पीछे चला गया. सो वी कैन मेजर फ्रॉम, सो वी कैन ऑब्जर्व द सेम इन योर डेली लाइफ. तो वो कह रहा है कि जो मेजर किया तो उसने देखा कि जो एंगल है इस डायरेक्शन से है, टावर को देखा तो टावर ऐसे 40 डिग्री इधर था. टावर को देखा तो टावर ऐसे 40 डिग्री इधर था. अब वो बोल रहा है सेल्स मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी. So what you have to measure from here is distance from A to C. अब देखिए पैरालैक्स या पिछले 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या था, बहुत दूर था, तो इसलिए हम आर की ले रहे थे. जो हमारी डिस्टेंस थी ये वाली उसको आर कर रहे थे और एंगल छोटा मान के हम डायरेक्टली कर रहे थे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे बिकॉज एंगल छोटा नहीं है यहाँ पे और बहुत दूर भी नहीं है जिसको टावर को. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कैसे करते हैं, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं. परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बट उसके लिए एटलीस्ट हमें एक निकालनी होती है, 2 की वैल्यू पता होती है. तो यहाँ पे वैल्यू केवल एक ही है तो इसको नहीं लगाएंगे. तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगाएंगे. उसके लिए देखो पहले तो आपको बता दूँ ये वाला एंगल कोई 40, अगर ये 40 उसने दिया है तो ये भी 40 होगा. कैसे 40 होगा, देखिए ये 90 बनता है ना इधर, तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 कितना हो गया, 50. तो यहाँ पता चल गया 50 हो गया. और ये 90 पहले से, 90 पहले से. तो एक ट्रायंगल का कितना टोटल एडिशन ऐड होता है इंटीरियर एंगल का, 180 माइनस 90 माइनस 50 तो कितना आ गया 140. तो 180 माइनस 140 कितना बचा 40. तो ये एंगल आ गया 40. अब हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है. और एंगल हमारा ये मैंने बताया था, ये मैंने बेसिक मैथ्स में डिस्कस किया अच्छे से, कौन सा एंगल क्या होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज. उसको जल्दी से अब मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. तो एंगल है, तो ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है. और ये वाला क्या है, बेस. यानी कि हमें काम कौन सी 2 साइड से लेना देना है. अब एक तो कीमत है, दूसरी निकालनी है. समझ गए. अब देखिए ये हमारे वो होते हैं कि P/H क्या होता है, साइन थीटा. B/H क्या होता है, कोस थीटा. P/B क्या होता है, टेन थीटा. इसको याद करने का अगर तरीका देखना चाहो तो पंडित ब्रज प्रसाद हर हर बोले, पंडित ब्रज प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले. ये थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आप डायरेक्टली रख सकते हो तो और भी अच्छा है. तो यहाँ पे देखो हमसे लेना देना किस तेज है, इस क्या था ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस. तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से में, P/H तो साइन थीटा बनता है, B/H कोस थीटा बनता है. तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारा बेस आ गया. तो इससे लेना देना है तो ये फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला यूज़ कर लो यहाँ पे. अरे भाई जब राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हैं और आ रहा होता है ट्रिग्नोमेट्री में से हमें कुछ निकालना होता है, 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं. या तो हम पाइथागोरस यूज़ कर लेते हैं या फिर कोई सा साइन कोस थीटा इसमें बना के यूज़ कर लेते हैं. हमारा एंगल ये है. पाइथागोरस यूज़ करने के लिए एक हमें निकालनी होती है, 2 हमें पता होनी चाहिए. पता हमें केवल एक है, तो हम क्या अलग यूज़ करेंगे. यानी कि जब भी 2 गिवन हो तो हम पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे तीसरी निकालने के लिए. और जब राइट एंगल ट्रायंगल में और जब हमें कोई दो ही एक चीज़ गिवन हो, एक जो निकालनी हो, मतलब 2 चीज़ों से लेना देना है हमें यहाँ पे. तो ये तो लेना देना है, ये निकालनी है और ये गिवन है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी जो है साइन कॉस थीटा फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे. यहाँ पे हमें कौन सी ये चीज़ हमें गिवन थी और ये निकालनी थी, मतलब हमें इस एंगल के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस. तो बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे है, 10 में. पंडित ब्रज प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. ये याद कर लो इस तरह से. तुम्हारा टेन थीटा क्या हो गया,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 100 मीटर AB, ये है ना, और बेस क्या है ये वाली x जो निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे 10 40 डिग्री दे रखा है। ये अगर 40 डिग्री की वैल्यू आपको याद, जैसे हमने जो पढ़ी होती हैं उसमें 30 45 60 90 ये वाली याद होती हैं, या फिर इनसे जो निकल सकती हैं वो याद होती हैं, या हम कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 40 डिग्री की वैल्यू जनरली एक ग्राफ बुक आती है उससे निकाली जाती है। तो आप टेंशन ना लें, अगर 40 डिग्री आपके एग्जाम में आता है तो उसकी वैल्यू गिवन होगी आपको, ठीक है। या फिर हम ग्राफ को टेबल प्रोवाइड कराएगा कि इससे आप फाइंड कर लीजिए। तो 10 40 डिग्री की वैल्यू ये वाली होती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 119 मीटर आ जाएगी। अब इसको आराम से तीनों क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। नाउ वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। देखिए स्मॉल लेंथ क्या होती है, जैसे जनरली हम अगर बात करें जैसे मॉलिक्यूल की किसी की साइज़ की बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें या एटम की साइज़ की बात करें, तो ये होती है 10⁻⁻⁸ ये मॉलिक्यूल्स की होती हैं, ये एटम होते हैं। और भी अगर न्यूक्लियस की साइज में जाए तो 10⁻⁻15 मीटर की होती हैं। तो इनको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट मेथड से तो हम इनको मेज़र कर नहीं सकते। लाइक ऐसा तो है नहीं कुछ मैं मीटर लूँ और उसने मेज़र कर लूँ, भाई हमें देख ही नहीं सकता ये तो बेसिकली छोटी जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है माइक्रोस्कोप। उनसे देखा जाता है, मतलब बेसिकली देखा जाता है इनको। बट अगर बात करूँ मॉलिक्यूल की तो ये होता है 10⁻⁻⁸। और माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो ये केवल ये ना विजिबल रेंज में होता है। मैं बात करूँ अगर 400 नैनो टू 700 नैनो तक, है ना। ये होता है। इसके बाद एक और होता है क्या, इलेक्ट्रॉन बीम से भी हम देखते हैं। वो बेसिकली वो थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना, ब्रीफ एडिशन है। बाकी वो अभी आगे जब 12th में जाओगे उसके बारे में जब पता चलेगा, अभी वो केवल वो इसीलिए गिवन था कि आप थोड़ा सा देख लो, आइडिया ले लो। हमारे जो अभी यहाँ पे पढ़ने गया हुआ मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड, और आई कैन से दैट हमें क्या मेजर करना है, डायामीटर ऑफ ऑलिक एसिड। इसको ध्यान से समझना। देखिए स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में क्या रहेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ डाइल्यूट बनाने से होगा क्या। डाइल्यूट बनाने से क्या होगा, जिस तरह से उसको हनी है उसको वाटर में मिक्स करो, ठीक है, अच्छे से घोल लो चम्मच थोड़े से वाटर में। अब इसको वापस निकालो, अब उसको दोबारा किसी वाटर में मिक्स करो, तो क्या होगा, पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने से क्या होगा कि मोनोलेयर सरफेस बनेगी। जो सरफेस बनेगी ना बाद में, जो मोनोलेयर बनने से क्या फ़ायदा होगा, देखो एक तो ये है कोई भी सरफेस, एक तो ये है, ये है, दूसरे ये है, तीसरे ये है, ये तो बहुत सारी लेयर होगी। लेकिन मोनोलेयर कैसे बनती है, मोनोलेयर में केवल ये बनेगा। मोनोलेयर बनने का क्या मतलब है, जैसे ये वाली लेयर बन गई कोई, ऐसे बन गई कोई सरफेस, समझ गए। एक ही जो है ये वाली एक ही जो सरफेस है ये ऐसे बन गए। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हम इस सपोज करो ये मॉलिक्यूल थे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स की अगर हमें डायमीटर मेजर करना है तो ऊपर नीचे होते तो अब डायमीटर मेजर नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, जब मोनोलेयर बन गई हमारी, तो हम अगर ये वाली मेजर कर लें, ये अगर मेजर कर लें एक ही लेयर में, तो ये वाली मेजर अगर कर लें तो क्या हम आ जाएगी, इस मॉलिक्यूल की हमें साइज़ पता चल जाएगी। समझ गए, जब ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऐसे होंगे, ऊपर नीचे तो उनको वैल्यू नहीं, इसलिए हमें क्या मोनोलेयर बनानी है। तो मोनोलेयर बनाने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल टू मेक सॉल्यूशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या है कि हम एक ऑलिक एसिड और अल्कोहल को मिला के एक सॉल्यूशन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर क्यूब का। उसमें ऑलिक एसिड कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, समझ गए। यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब का वी मेड अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर इन विच ऑलिक एसिड कितना है, ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना बन गया, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब।
समझ गए? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड है? 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड कितना है? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिटरी मेथड है सिंपली। अब सेकंड पॉइंट पे आता है। ठीक है, नाउ टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन का क्या मतलब? जो हमने सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब बना लिया था, जिसमें क्या था? ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब तो ऑलिक एसिड था और बाकी अल्कोहल था। तो उस 20 सेंटीमीटर क्यूब के जो सॉल्यूशन था उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, और फिर बाकी का क्या? बाकी वापस अगर अल्कोहल मिला के वापस और अल्कोहल मिलाना है उसको दोबारा 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? पहले एक सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, बाकी अल्कोहल लिया और 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना लिया। वहाँ से क्या किया? वहाँ से इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया और बाकी और मिलाया, और वापस अगेन हम 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया, बाकी और अल्कोहल मिलाया और अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन मिला लिया। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब क्या हो गया? पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितनी बची? पहले क्या था? 20 सेंटीमीटर क्यूब में क्या था? 1 था। तो 1 में कितना आ गया था? 1/20। अब इसका क्या हुआ भाई? अब इसका 1 लिया, समझने की कोशिश करना। तो पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड था, तो एक इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था? अरे भाई पहले कितना लिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझना है। 20 सेंटीमीटर क्यूब जो टोटल बनाया फर्स्ट स्टेप में, उसमें 1 सेंटीमीटर ऑलिक था। तो उस सॉल्यूशन के इस 20 सेंटीमीटर सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ गया? 1/20। यहाँ तक पहली कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ से हमने क्या लिया है? इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने ले लिया। आगे दूसरी स्टेप में तो मतलब इसका तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया वहाँ से, उसमें कितना था ओलिक एसिड? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। कहानी क्लियर है? अब हमने क्या किया? इसमें और कुछ मिलाया और अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब मिला लिया, बना लिया इसको। अल्कोहल और मिलाया, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब था टोटल फर्स्ट का, इसमें और अल्कोहल ऐड किया और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब बना लिया। तो अगर एक तो 20 सेंटीमीटर क्यूब बना लिया, बाकी अल्कोहल मिला के। समझ गए? तो अब ये क्या हो गया? अभी भी ऑलिक एसिड तो मिलाया नहीं, तो अभी भी ऑलिक एसिड तो कितना ही है? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में रहो? अभी भी ऑलिक एसिड तो उतना ही है, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या हो गया? इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में भी ऑलिक एसिड की क्वांटिटी क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? 1/20। तो इस जो नया बना है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी? इन नए 1 सेंटीमीटर क्यूब की, अगर जो 20 सेंटीमीटर क्यूब बना है उसके नए, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगी टोटल कंसंट्रेशन उसकी? तो 1/20 पहले था और 1/20 अगेन बट डिवाइड कर लो, तो समझ गए? तो कितनी होगी? 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड और 1 सेंटीमीटर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। समझ गए ना कहानी? अरे भाई पहले 20 में 1 था, तो 1 में कितना आ गया? 1/20। ठीक है, तो यहाँ से 1 लिया, उसका 20 बना दिया, तो भी तो वो 1/20 और तो मिलाया नहीं तो ऑलिक एसिड तो इस 20 में भी वो 1/20 था, तो इस 1 में कितना हो गया? 1/20 पहले से था और 20 का और होना मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है कोई? ओके, ये यहाँ तक अपने बना के तैयार रख लिया, इस कहानी को याद रखना। अब स्टेप 2 करके फिर वापस आएंगे। अब क्या हुआ? डाइल्यूट क्यों किया है? मोनोलेयर बनाने के लिए। मोनोलेयर क्यों बनाते हैं वो भी मैं समझा चुका हूँ, अगर नहीं आपको ध्यान में आ रहा है पीछे जाओ, वीडियो रिवाइज थोड़ा सा देखो। व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 क्या हुआ? एक बीकर हमने ले लिया, जो भी बीकर या जो भी हम बोलते हैं, उसमें वाटर भर लिया, और इसमें क्या हुआ? व्हाट वी डिड इज वी स्प्रिंकल सम लाइपोपोडियम पाउडर इन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि इसमें हम क्या किया? वाटर भरा हुआ था इसमें,
वाटर जो भी भरा हुआ था भरा हुआ था, उसमें वो पाउडर डाला तो हम अगर ऊपर से देखेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ी में बढ़ाने की कोशिश किया, जैसे ग्लास में पानी दूध देखते हैं वैसे देखो इसको, देखेंगे पाउडर ऐसे तैर रहा होगा ऊपर, नीचे तो पानी है सारा, पाउडर ऊपर ऊपर ऐसे तैर रहा होगा। समझ में आ गया मैं क्यों बनाया यहाँ पे? ओके ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा जो सॉल्यूशन था ना, हमारा जो सॉल्यूशन था यहाँ पे, जो जो ये सॉल्यूशन हमने बना लिया था, अब उस सॉल्यूशन को हम उसमें डालेंगे, अब सॉल्यूशन में हमको डालेंगे। अब हमने डालना स्टार्ट किया, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ कि हमने ऑलिक एसिड के साथ अल्कोहल भी क्यों यूज़ किया। अल्कोहल की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो ये कम डेंसिटी होती है, कम डेंसिटी नहीं होने से क्या होगा, वाटर से अगर जैसे हमने पढ़ेंगे आगे जाके, या हम 9 में पढ़ भी चुके होंगे कि जो कम डेंस होता है वो जो ज़्यादा डेंस होता है उसके ऊपर तैर सकता है, जैसे वाटर ज़्यादा डेंस है तो उसके ऊपर तैर सकता है। दूसरा, ये जल्दी से ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में जैसे ही ब्यूरेट की वजह से इस जो हमारे जो सेकंड स्टेप में क्या था उस पर डालने लगेंगे, तो देख जैसे ही ऑलिक एसिड जो हमारा सॉल्यूशन था वो डालेंगे तो ऐसे फैलेगा इस पर, तो जो दाने दाने जैसे होते नहीं है दाने दाने, वो उनको साइड में कर देगा और अपना अलग से पैच बना लेगा ये। समझ गए भाई, दाने दाने ऐसे थे सरफेस पे, तो उन पे अगर जो ऑलिक ये जो सॉल्यूशन गिरा तो क्या हुआ, ऐसे ही सॉल्यूशन गिरा तो उनको साइड में कर दिया और ऐसा अलग से अपनी सरफेस बना लिया। और एल्कोहल क्या हुआ, वहाँ से वेपोराइज हो गया, उड़ गया, तो बचा क्या वहाँ पे अब, ओनली ऑलिक एसिड। भाई ऑलिक एसिड और अल्कोहल से ही तो मिल गया, हमने सॉल्यूशन बनाया था, ऑलिक एसिड अल्कोहल उड़ गया तो बच गया क्या, ऑलिक एसिड। अब देखिए ड्रॉप पाइप जिसमें डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब देखो अगर उसको जूम करके देखें ना वो कैसा बन गया, ऐसा बन गया वो, ये जो जैसे था ना हमारा फ्लास्क, यहाँ पे कुछ है, तो अगर जूम करके देखें तो ऐसा कुछ बन गया वो, अगर वो सरफेस को देखो और यहाँ पे वो ऐसे मॉलिक्यूल हैं हमने बना लिए ना, क्या क्या बोलते हैं, मोनोलेयर बनाई है। तो हम अब क्या करेंगे, अगर हम इसकी ये मेज़र कर लें, थिकनेस मेज़र कर लें, तो थिकनेस क्या आएगी, अरे समझ पा रहे हो ना ये क्या है, मैं इसे 3D में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये थिकनेस मेजर कर ली, थिकनेस क्या आएगा, इसका डायमीटर आएगा, डायमीटर मतलब इस ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की क्या आ गई, साइज आ गई। अब क्या करेंगे, पहले हम डिटरमाइन कर लेंगे कैसे, इसको एक बार बाद में समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं सपोज करता हूँ, अब अभी सपोज कर लो कि एक ड्रॉप की वॉल्यूम क्या है, वी है, वी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमने यहाँ से देखा कि ड्रॉप वाइज इसमें डाला, तो हमने सपोज करा एन ड्रॉप हमने डाली इसमें से, इस सॉल्यूशन क्या एक जो ड्रॉप था उसका वॉल्यूम वी है, और वी कैसे है वो हम बाद में थोड़ा सा बताऊंगा, पहले आप बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। वी हम मान लेते हैं या हमने मेजर कर लिया, कुछ भी समझ लो, वी था, उसमें एन ड्रॉप डाल दी, तो एन ड्रॉप का कितना हो गया, कितना हो गया एन ड्रॉप की वॉल्यूम, भाई एक ड्रॉप की वॉल्यूम वी थी तो एन ड्रॉप की वॉल्यूम एन वी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, टोटल ड्रॉप एन पावर की, तो उस पावर की तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप क्या हो गया, एन वी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमने पहले जो डिस्कस किया था, कहानी मैंने अच्छे से समझाई थी रिपीट करके, अब ज़्यादा वीडियो बड़ा बन रहा है मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा जो जो आ गया था, 1 सेंटीमीटर में हमारी जो ओलिक एसिड की कंसनट्रेशन आ गई थी वो कितनी आ गई थी 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। कैसी आई थी, 1/20 × 20, बार बार रिपीट करके समझाया मैंने, आप जो आप इस देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो ये क्या थी 1 सेंटीमीटर क्यूब में थी, दिस कंसंट्रेशन वार इन 1 सेंटीमीटर, एक सेंट समझाया ना मैंने ऐसे यूनिटरी मेथड लगा लगा के, तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब में ऑलिक एसिड कितना था 1/400, तो ये वॉल्यूम कितना है एन वी सेंटीमीटर क्यूब। तो एन में भाई 1 रुपये में 4 टोपी आती हैं, ठीक है, तो 2 में कितनी आएगी 2 × 4। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1/400 था, अब एन वी वो एक में था तो एन वी में कितना हो जाएगा, एन वी इंटू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज रिटन हियर। तो ये क्या हो गई हमारी वॉल्यूम हो गई। अब क्या हुआ, हम जो ये हमारी जो ये पैच बन गया था ना, ये ग्राफ की मदद से, ग्राफ पेपर नहीं होता जिसमें खाने खाने होते हैं ऐसे ऐसे वाले,
तो उसको अगर इसमें से लगा दे तो यहाँ पे तो देखो दाने दाने रहेंगे, है ना, दाने दाने वाने वाने रहेंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो हमारा ओलिक एसिड है वहाँ पे एक अलग ही स्पॉट, जो पेपर उस पर रखेंगे तो उस पर अलग ही स्पॉट बन जाएगा एक। और कितने एरिया पे स्पॉट बना है वो उस ग्राफ पेपर का हम देख लेंगे कितने एरिया पे लगा है, उस हिसाब से उसमें पता होता है कि उसमें एक खाना से एक स्क्वायर और कितने सेंटीमीटर क्यूब का होता है, सेंटीमीटर का होता है, क्या होता है। उससे वहाँ से वो मेजर कर लेंगे और वहाँ से एरिया मेजर कर लेंगे। समझ गए? आप समझ लो कि उस ग्राफ पेपर से हमने एरिया, सपोज करो उस ग्राफ पेपर से हमें ये रेडियस पता चल गई इसकी, डायमीटर या रेडियस ये वाला। अब ये हमें मेजर करना है ना, ये तो बहुत पतला है, लेकिन ये तो ये पता चल गया ना हमें। अरे भाई ये है, पेपर को यहाँ पे रखा तो ये तो पता चल गई ये कितना लंबा है कितना, तो वहाँ से अगर रेडियस भी पता चल गई तो इस 4/3 4/3 या आर क्यूब लगा के फॉर्मूला लगा के हमने एरिया में जो सॉरी 4πr² जो भी हमें जो भी मिले एरिया फॉर्मूला लगा के कैसे भी आपसे एरिया वहाँ पे मेजर कर लिया। ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? विड्थ इंटू लेंथ इंटू, समझ गए? समझ गए? तो वी एल और बी क्या हो जाता है? एरिया। लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाता है? एरिया। टी निकालनी है। टी क्या पे जो हमारी जो फिल्म बनी इसकी ये जो है इसकी जो मोटाई जो है, समझ गए, थिकनेस जो है। अरे भाई वॉल्यूम यही होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो लेंथ इंटू विड्थ तो क्या होगी? एरिया। तो एरिया हमने मेजर कर लिया, थिकनेस हमने मेजर करनी है और वॉल्यूम हमने यहाँ पे देखी है NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से टी निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ से टी NV/400, एरिया को नीचे भेज दो, टी मेजर आएगी। और ये ऑलमोस्ट आती है 10⁻9 मीटर का। वो आती ही नहीं आती, वो आती है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब। तो ये बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेटल मेथड था किसका? डायमीटर या अपन कहे साइज ऑफ ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल के निकालने का। देखो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सही से पढ़ोगे तो सब बार दोबारा देख सकते हो। तो एक चीज़ मैं वहाँ पे छोड़ दिया था कि मैंने बोला था कि सपोज करो ये वी है, वी कैसे मेजर कर सकते हैं? सपोज करो वो जो हमारा सॉल्यूशन था ना उसको क्या दिया, इस ब्यूरेट में डाल लिया। अब ब्यूरेट पे लगे होते हैं पॉइंट, यहाँ तक भर गया सपोज करो, उसको पूरा डाला। तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये वॉल्यूम है, ये कुछ भी वॉल्यूम था। और हमने क्या किया, एक वो ले ली कोई भी जिसमें इसको ड्रोप्रोपाइड इसमें डाल किया हमने। तो सपोज को एंड ड्रॉप आ गई, क्या आ गई? एंड ड्रॉप आ गई। अरे क्या आ गई? एंड ड्रॉप आ गई ना। और इसका टोटल वॉल्यूम कुछ था जिस पे वैल्यू थी। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जल्दी करते हैं ख़त्म इसको। इसके इतनी रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। सपोज करो ये था हमारी कोई ब्यूरेट थी, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कितना वॉल्यूम भरा है, तो वो तो लिखा हुआ है कि टोटल कितना वॉल्यूम है इसका। सपोज करो 40 है और यहाँ पे नीचे डाली उसमें तो एंड ड्रॉप निकली। तो ईच ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? ये वी। ये तो निकाल सकते हैं वी को 40 एक्स जो भी था x/n, तो वी की वैल्यू यहाँ से आ गई। ये ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। समझ में आना, अच्छे से पढ़ाई करना और इसका नोट्स बना लेना। एंड इफ यू फीलिंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।